कंटिन्यू। ओम धन्वंतरे नमः। एकेडमी ऑफ रोग निदान के सिंगल लेक्चर सीरीज के 26वें लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे एकेडमी के पेट्रॉन, हमारे सभी के मार्गदर्शक रिस्पेक्टेड उपाध्याय सर का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। वो आज के सेशन के चेयरपर्सन भी है, तो सबसे पहले उनका स्वागत, उनको नमन। उसके बाद आज के सेशन के सिंगल लेक्चर सीरीज के वक्ता, हमारे गेस्ट स्पीकर और हमारे गुरु प्रोफेसर घनश्याम कुडवानी सर का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और हमारे सचिव एकेडमी ऑफ रोग निदान के अतुल वार्ष्णेय सर का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ एसीकर सर और जितने भी हमारे अखिलेश श्रीवास्तव सर, सभी जो गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। उसी के साथ हमारे एकेडमी के जितने भी मेंबर हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज के सेशन की शुरुआत में धन्वंतरी वंदना तथा हमारा जो एकेडमी का एक थीम होता है उसको शुरू करने के लिए मैं आज के हमारे सेशन चेयर पर्सन जीपी उपाध्याय सर का मैं परमिशन चाहूंगा कि वो हमें परमिशन दे कि हम आज के सिंगल लेक्चर सीरीज को शुरुआत करें। जीपी उपाध्याय सर, लिंक शेयर करना आशीष ग्रुप में। एक ग्रुप में अलग अलग ही रखो ना सब, ऐसे चालू कर। उपाध्याय सर लेफ्ट हो गए थे, तो फिर से ज्वाइन हुए हैं अभी। रिस्पेक्टेड उपाध्याय सर, आपकी परमिशन से हम आज के सेशन को शुरू करने की आज्ञा आपसे चाहते हैं। सर की शायद आवाज नहीं आ रही है, तो डॉक्टर गणेश जी आप धन्वंतरी वंदना को शुरू कर दीजिए। जी। श्री धन्वंतरि स्तोत्रम्। ओम शंखं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चादोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम्। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर है, हमारे सभी के गुरु भी है वो, और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करना चाहूंगा। वैसे पूरे भारत में उनको जाना जाता है, उनको इंट्रोडक्शन की वैसे कोई आवश्यकता होती नहीं है, परंतु एक औपचारिकता होती है जिसको मैं पूरा करना चाहूंगा।
sorry for the interruption. Vaidya Ghansham Kodwani sir is a gold medalist of BMS. He done his BMS in 1984. He is one of that legend who has a double MD, one in Kai Chikitsa and also in the Rog Nidan. He is a professor of the Department of Rog Nidan in Government Ayurved College, Nagpur. He has a vast experience of 30 years of UG teaching in Rog Nidan and 15 years of PG teaching in Rog Nidan. Also, he has a 15 years experience of in research methodology. He is working in a clinical OPD and IPD of Kai Chikitsa, Panchakarma and Rog Nidan since 30 years. He has more than 12 paper presentation and more than 15 international publications. He has many awards in his pocket. That is, he has a Best Teacher Award in 2008 by the Directorate of Ayurveda, Maharashtra State, Mumbai. He is the recipient of the Shri Dhanvantari Puraskar 2013 by Arogya Bharati, Nagpur. He is the recipient of the Dhanvantari Puraskar 2014 by Shri Baidyanath Pratishthan, Nagpur. He is the recipient of a Panchakarma Puraskar 2015 by Shri Khadiwale Pratishthan, Pune. Also, he has a Best Ayurveda Teacher Award, Maha-Ayush Kamal Puraskar in 2017. He is also a member of many board of government. He is an ex-member of Scientific Advisory Board, MRCM, that is Medical Research Council of Maharashtra, DMER, Maharashtra State, Mumbai. He is ex-member of BOS, that is Banaras Hindu University, Varanasi. He is a Secretary of Institutional Ethics Committee, Government Ayurveda, Nagpur. So, with the permission of respected chairperson, Professor GP Upadhyay sir, I request Kodwani sir to start his lecture. Respected Kodwani sir, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी से नमस्कार। उपाध्याय सर नमस्ते सर। अतुल वार्ष्णेय सर नमस्कार सर। आज का जो विषय दिया गया है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ अम्लोदगार विद स्पेशल रेफरेंस टू एसिड पेप्टिक डिसीजेस। अर्थात हमारे पास पेशेंट जब आता है वो एक शब्द बोलता है कि मुझे एसिडिटी हो गई है, और हमारी कल्पना बस एसिडिटी हो गई यानी अम्ल पित्त हो गया, ऐसी एक कल्पना रहती है और उस हिसाब से उसको औषधोपचार किया जाता है। ये पेशेंट जब आते हैं तो एक बड़ी फाइल लेके आते हैं और उस फाइल के ऊपर डायग्नोसिस रहता है, एपीडी रहता है, एसिड पेप्टिक डिसीज या एसिड पेप्टिक सिंड्रोम, ऐसा एक डायग्नोसिस लेके आ जाते हैं। उनके इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एंडोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी से लेकर के, तो वो सब विद इन नॉर्मल लिमिट्स में मिलते हैं मैक्सिमम पेशेंट्स में। अभी मुझे एसिडिटी हो गई है ऐसा पेशेंट का कहना रहता है, पर यदि हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, इतिहास बरोबर ले, हिस्ट्री ले, व्याधि जीर्ण है, आशुकारी है, तुरंत हुआ है, कम दिनों से, अधिक दिनों से, ये सब हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है उसे अम्ल पित्त व्याधि नहीं, उसे भी व्याधि है। तो मेरा जो ये विषय है कि यदि अम्लोदगार यह लक्षण रहता है तो आयुर्वेद में ऐसी कौन सी व्याधियां बताई है कि जिसमें उद्गार बाहुल्य रहता है या अम्लोदगार रहता है। विषय की भाषा में वो एसिडिटी है, लेकिन यदि हम हमारे हिसाब से देखें, आयुर्वेदिक नजरिए से देखें, तो कई प्रकार के व्याधियों का व्यवच्छेदन हम इसमें कर सकते हैं और वो सभी व्याधियां मैंने
एसिड पेप्टिक डिसीज के अंतर्गत उसका मैंने उसका कोरिलेशन करने की कोशिश की है। तो सर्वप्रथम मैं व्याधि है उनके बारे में बताऊंगा, मैं उनका डिटेल नहीं बोलूंगा, उनका सिर्फ उल्लेख करूंगा और फिर उसका विवेचन हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट बाकी व्याधियों से कैसे करते हैं, इसका वर्णन मैं करते जाऊंगा। ये सरकना चाहिए ना। सर्वप्रथम मैंने अम्ल पित्त व्याधि ली है, अर्थात अम्ल पित्त व्याधि बोलने के बाद इसका हम इसको बाजू अम्ल पित्त व्याधि को लेने के बाद मैं इसको हाइपर एसिडिटी इससे कोरिलेट कर रहा हूं। और ये अम्ल पित्त व्याधि के जो लक्षण बताए हैं टेक्स्ट में, इसमें जो शब्द आया है अविपाक क्लोम उत्क्लेश तिक्त अम्लोद्गार, ये शब्द मैं सिर्फ उस अम्लोद्गार को ही हाईलाइट करने वाला हूं, पूरे व्याधि का वर्णन मैं नहीं करने वाला हूं। एक तिक्त अम्लोद्गार शब्द का उल्लेख ये अम्लोद्गार में आया हुआ है। उसके बाद एक व्याधि और जिसका नाम ये दिया है अम्ल उत्क्लेश, इसी का काश्यप संहिता का जो श्लोक है इसमें अम्ल उत्क्लेश शब्द आया हुआ है। उसी तरह इसमें कंठो उरसी विदयते, कंठ प्रदेश उर प्रदेश में दाह होता है, ऐसा लक्षण इस अम्ल पित्त ने दिया है। और इसका मैंने कोरिलेशन किया है हाइपर एसिडिटी इस डिजीज से। हाइपर एसिडिटी के बारे में उसकी डेफिनेशन में आगे बोलूंगा, अभी मैं सिर्फ एक कोरिलेशन बताया हूं अम्ल पित्त व्याधि में, जिसमें पित्त का द्रव गुण बढ़ा हुआ रहता है और उसके प्रमाण का वृद्धि रहती है, ये उसमें मुझे बताना है। उसके बाद एक व्याधि लिया है मैंने आमाजीर्ण, जिसको मैंने कोरिलेट किया हाइपो एसिडिटी से। पहला मैंने बोला हाइपर एसिडिटी, नाउ इट इज, अभी मैं बोल रहा हूँ हाइपो एसिडिटी। और ये हाइपो एसिडिटी को कोरिलेट किया मैंने आम अजीर्ण से। अजीर्ण ऐसा व्याधि जिसमें अग्नि मांद्य होता है और आहार का पाचन नहीं होता है, वो अजीर्ण। और फिर उसके जो भेद किए, 6 भेद किए, उसमें से पहला भेद है आमाजीर्ण। आमाजीर्ण में भी उद्गारश्च यथा भुक्तम विदग्धः, जिस प्रकार का आहार सेवन किया गया है उसी प्रकार का उद्गार उस रुग्ण में आता है, ऐसा इसमें वर्णन आया हुआ है आमाजीर्ण में। ये एक उल्लेख। इसके बाद का एक व्याधि मैं आपको बता रहा हूँ विदग्ध। इस व्याधि में किया पाचन के लिए जो सीक्रेट चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आगे दी हुई है, मैं सिर्फ डेफिनेशंस पे ही चल रहा हूँ। विदग्ध अजीर्ण इस व्याधि के लक्षणों में भी बताया है, अजीर्ण का एक प्रकार विदग्ध अजीर्ण। उद्गारश्च सधूमाम्ल, इसमें भी उद्गार रहते हैं, सधूम और आम्ल उद्गार रहते, ये इसमें बताया हुआ है। इसके आगे एक और व्याधि मैंने लिया हूँ विशब्द अजीर्ण, ये भी अजीर्ण का एक प्रकार है, बट मैंने यहाँ हाइपर एसिडिटी नहीं लिखा, हाइपो एसिडिटी भी नहीं लिखा, क्योंकि इसकी संप्राप्ति भिन्न प्रकार से होती है। पुरुष विबंध होता है और विबंध पुरुष विबंध होने के कारण, फिर उसका कारण वेग धारण हो या कोई कारण हो, और पुरुष का जो प्राकृत कर्म है अग्नि का धारण करना, वायु अग्नि धारण करना उसका कार्य है, अग्नि का संदूषण करना कार्य है। अगर पुरुष प्रवृत्ति नियमित हुई तो, पुरुष प्रवृत्ति नियमित नहीं होने से अग्नि मंद हो जाता है, और जिसके परिणाम से विशब्द अजीर्ण नाम का व्याधि होता है। और इसमें आधमानम ये लक्षण रहता है और रुग्ण को शुष्क उद्गार आते हैं। इस श्लोक में वो शब्द नहीं है, लेकिन व्यवहार में देखते हैं ये विशब्द अजीर्ण का रुग्ण जब हमारे पास आता है उसको उद्गार रहती है, लेकिन शुष्क उद्गार रहती है, और हमें क्या बताता है, मुझे एसिडिटी हो गई है। तो इसको भी मैंने इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिया हुआ हूँ। उसके बाद एक व्याधि है पित्तज ग्रहणी,
ग्रहणी ये आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है। आयुर्वेद में किया गया निदान ग्रहणी व्याधि है, ये पूरी तरह से अलग है, अम्ल पित्त से अलग है। लेकिन पेशेंट को यदि ग्रहणी रही, उसमें पित्तज ग्रहणी विशेषता पूती अम्लोद्गार शब्द आया है और व्यवहार में देखा गया कि रुग्ण को ये अम्लोद्गार रहते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है कि मुझे एसिडिटी हुई और उसके फाइल पे लिखा रहता है एसिड डिसऑर्डर, ऐसा लिखा हुआ रहता है। इसलिए भी मैंने इस व्याधि को, ग्रहणी व्याधि को, जो हमारा आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है, मैंने व्यवच्छेदक व्याधि के अंतर्गत लिया है। उसके बाद एक व्याधि लिया हूं परिणामशूल। टेक्स्ट में वर्णन है परिणामशूल व्याधि का, जिसका कोरिलेशन में ड्यूडिनल अल्सर से किया हूं। ये परिणामशूल व्याधि में भी इसके जो प्रकार बताया है, वातज पित्तज कफज प्रकार बताया है, उसमें भी बताया है कि उद्गार रहता है, अम्लोद्गार रहता है। उसको कैसे डिफरेंशिएट करना मैंने आगे टेबल में बताने की कोशिश की है। उसके बाद एक व्याधि मैंने ली हुई अन्नद्रवशूल, जिसका कोरिलेशन मैंने गैस्ट्रिक अल्सर से किया है और इसके लक्षणों में भी उरोदाह, कंठदाह, उद्गारी लक्षण रहते हैं। ये भी मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिया है, क्योंकि रुग्ण को ये अन्नद्रवशूल रहे या ड्यूडिनल अल्सर यानी दोनों मिला के पेप्टिक अल्सर रहे, पेशेंट बोलता है मुझे एसिडिटी हुई है, और हम वो एसिडिटी के चक्कर में हम व्यवस्थित निदान नहीं कर पाते और चिकित्सा करने में गलती कर बैठते। इसलिए मैंने उनको व्यवच्छेदक निदान के अंतर्गत लिया। इसके बाद मैंने ये प्रवाहिका व्याधि लिया है। स्पेशली प्रवाहिका में भी पित्तज प्रवाहिका विशेषता रहती है, जिसमें रुग्ण को तो पुनः सप्रवाहन मल प्रवृत्ति रहती है, अजीर्ण प्रवाहिका विशेषता, और वो आईबीएस रहता है। और पेशेंट के एसिड पेप्टिक डिसीज के जो अंतर्गत आईबीएस वाला भी डायग्नोसिस एक रहता है। इसलिए मैंने इसको व्यवच्छेदक निदान के अंतर्गत प्रवाहिका व्याधि को लिया हूं। अभी ये सभी व्याधियां आयुर्वेदिक व्याधियों का वर्णन मैंने डेफिनेशंस बताई, जिसको मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिया हूं। इसके आगे मैंने बताया है कि ये डेफिनेशन बताया कि एसिड पेप्टिक डिसीज क्या है। इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड टू इंक्लूड मेनी कंडीशंस सच एज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, GERD उसके अंतर्गत आता है। एसिड पेप्टिक डिसीज के अंतर्गत गैस्ट्राइटिस आता है, गैस्ट्रिक अल्सर आता है, ड्यूडिनल अल्सर आता है और इसोफेजियल अल्सर आता है। ये फाइल जो रुग्ण हमारे पास लेके आते हैं, पिछले 4 सालों से है, 5 सालों से है, ये टिपिकल हिस्ट्री देते हैं हमें। अब इसके लक्षण वही लक्षण है, कॉमन कॉजेस रहते हैं उसके, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्प्रिन एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का अगर कई दिनों से यूज करते हैं तो उनको एसिड पेप्टिक डिसीज हो जाती है। अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा रहा तो उससे हो जाता है, चेन स्मोकर रहा तो उससे होता है। इन्फेक्शन विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये उसके मेन कॉजेस मॉडर्न साइंस ने दी है। और उसके लक्षण बर्निंग स्टमक पेन, उदरदाह है, फीलिंग ऑफ एब्डोमेन फुलनेस, बेल्चिंग एंड ब्लोटिंग, हार्टबर्न, नॉशिया, वही उरोदाह, उदरदाह, हुर्लास होना, उदर आगमन होना, अम्लोद्गार होना, ये सब लक्षण जो अभी तक हम हमारे अम्ल पित्त से लेके बाकी प्रवाहिका तक देख रहे थे, वो सब लक्षण इस एसिड पेप्टिक डिसीज के अंतर्गत रहते हैं। इसके बाद मैंने एक डेफिनेशन हाइपर एसिडिटी की बताने की कोशिश की है। हाइपर एसिडिटी मीन्स हाइपरक्लोरहाइड्रिया, that is excessive secretion of acid in stomach. It is also known as gastritis or acid reflux. Is the inflammation of the stomach lining that is usually caused by bacterial infection or other lifestyle habits like alcohol consumption. ये हाइपर एसिडिटी जिसको मैंने अम्ल पित्त से कोरिलेट किया है, सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, अर्थात पित्त का द्रव गुण बढ़ता है, प्रमाणतः वृद्धि रहती है। ये मैंने उसको इसकी वजह से उसका कोरिलेशन हाइपर एसिडिटी से किया है। इसके लक्षण वही है, ब्लोटिंग, बर्पिंग, हार्टबर्न, नाशिया, वोमिटिंग, वेट लॉस आदि। उसके बाद ये हाइपो एसिडिटी मॉडर्न साइंस ने वर्णन किया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोक्लोरहाइड्रिया। इट इज द कंडीशन ऑफ हैविंग लेस देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक, अर्थात जो सिक्रीशंस
आहार पाचन के लिए आने चाहिए वो प्रमाणतः कम आते हैं और उनका पूर्णतः पाचन होता नहीं है। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोएसिडिटी। और यही हमारे अजीर्ण व्याधि में वर्णन है कि अग्नि कम होता है और आहार का पूर्णतः पाचन नहीं होता है, और फिर जो कंडीशन, जो लक्षण निर्माण होते हैं वो हाइपोएसिडिटी जैसे रहते हैं, यानी पेशेंट को लक्षण समान रहते हैं, ब्लोटिंग रहता है, बर्पिंग रहता है, डायरिया, हार्टबर्न, नाशिया। आप ऊपर और नीचे देखोगे तो लक्षण एक है। सेम कंडीशन विदग्ध अजीर्ण और अम्लपित्त की है। अजीर्ण के जो 6 प्रकार है उसमें विशेषतः विदग्ध अजीर्ण और अम्लपित्त। कई बार कंफ्यूज करते हैं कि रुग्ण को अम्लपित्त है या विदग्ध अजीर्ण है, लेकिन थोड़ा शांति से उनका इतिहास जब हम देखते हैं तो हम तुरंत निदान कर सकते हैं कि विदग्ध अजीर्ण अम्लपित्त से टोटली अलग है। एक में हाइपो एसिडिटी है, एक में हाइपर एसिडिटी है। अभी ये इन सब बातों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक टेबल का आधार लेकर के समझाने की कोशिश की है। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में वही है। ये टेबल पे मैंने व्याधियों के नाम गिनाए हैं ऊपर। अम्लपित्त, विदग्ध अजीर्ण, आमा अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण, ग्रहणी, स्पेशली पित्तज ग्रहणी। 4 प्रकार की ग्रहणी में से पित्तज ग्रहणी को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जीर्ण प्रवाहिका, परिणाम शूल, अन्न द्रव शूल। और कॉलम में मैंने लिया हूं उनके जो लक्षण है, उद्गार स्वरूप, उद्गार काल, कंठदाह, उरोदाह, उदरदाह, हुरलास। ये इसके आगे और लक्षण है। इन लक्षणों के आधार पर हम व्याधियों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहाँ? ओपीडी लेवल पर। यानी ओपीडी में हमारे पास यदि रुग्ण आता है, समय कम रहता है, जल्दी में देखना पड़ता है, पर उन लक्षणों को भी, ये सभी व्याधियों को, 6-7 व्याधियों को हम ओपीडी लेवल पर इन लक्षणों के आधार पर कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये मैंने एक बताने की कोशिश है, या हम जो जिस तरह से करते हैं उसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहला उद्गार स्वरूप, तो अम्ल पित्त में जो उद्गार रहते हैं, अम्ल उद्गार रहते हैं, सीधा गणित है, अम्ल उद्गार रहते ही है। विदग्ध अजीर्ण में भी अम्ल उद्गार रहते हैं, आमा अजीर्ण में आम उद्गार रहते हैं। भुक्तम एव, जैसा खाना खाया उसी प्रकार का गंध उद्गार में उसको आते हैं। और विष्टब्ध अजीर्ण में शुष्क उद्गार, कोरडी डकार, हिंदी यहाँ मराठी में शब्द आता है कोरडी डकारे, या हिंदी में बताते हैं हमको रुग्ण कि सूखी डकारें आती है। हमारा प्रश्न रहता है भाई खट्टी डकारें आती है क्या? उत्तर रहता नहीं, खट्टी डकारें नहीं आती है, सूखी डकारें आती है। वैसे ही पित्तज ग्रहणी में अम्लोद्गार रहती है, पित्तज ग्रहणी में कभी शुष्क उद्गार नहीं रहेंगे। जीर्ण प्रवाहिका में उद्गारें नहीं आती है। परिणाम शूल में भी अम्लोद्गार रहता है, अन्न द्रव में भी अम्ल उद्गार रहता है। लेकिन अभी इनके काल में फर्क है, समय में फर्क है। अम्लोद्गार कब आते हैं? अम्लपित्त में अभुक्त, खाली पेट जब रहता है तब प्रातः में उसको अम्लोद्गार आते हैं। थोड़ा बहुत कुछ खा लिया तो उसका उदरदाह, उद्गार ये शांत हो जाते हैं। ये वैशिष्ट है अम्लोद्गार का। विदग्ध अजीर्ण में ऐसा नहीं। विदग्ध अजीर्ण में जब आहार सेवन कर लिया, 1.5 घंटा हो गया, पाचन काल शुरू होगा, अर्थात अम्ल अवस्था पाक में जब उसका आहार आता है तब उस पच्यमान कंडीशन में उसके अम्लोद्गार शुरू होते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, जब तक आहार उसका नीचे नहीं चला जाता तब उसको शांति मिलती है। आमाजीर्ण में भोजनोत्तर, भोजन खाना खाने के आधे घंटे के अंदर ही उसको आम उद्गार आना शुरू होते हैं। विष्टब्ध अजीर्ण में शुष्क उद्गार आते हैं, पर अन्न का जब पाचन अवस्था, कटु अवस्था पाक रहता है, जीर्यती अवस्था रहती है, उस कंडीशन में रुग्णों को शुष्क उद्गार आते हैं। पित्तज ग्रहणी का ऐसा नहीं है, कभी भी खाली पेट रहे, खाना खाया रहे, नहीं खाया रहे, समय असमय उसको कच्ची डकारें आती है। रुग्ण का कहना रहता है खट्टी भी आती है, कच्ची भी डकारी आती है, उसका कोई निश्चित समय नहीं रहता है। ये एक लक्षण वैशिष्ट्य मैं बता रहा हूँ, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए और कई मुद्दे नीचे मैंने बताए हैं। उसके बाद जीर्ण प्रवाहिका में तो डकारे उद्गार नहीं रहता है। परिणाम शूल में पच्यमान अवस्था वैशिष्ट्य है, उससे भी भोजन का जब आहार सेवन किया 1-1.5 घंटा हुआ, अम्ल अवस्था पाक में चला गया, पच्यमान अवस्था में उसको अम्लोद्गार आना शुरू हो जाता है।
और अन्न द्रव शल में भोजन किए बराबर उसको अम्लोदगार आते हैं। उसके बाद कंठदाह और उरोदाह लक्षण है। दोनों लक्षण उरोदाह कंठदाह हार्ट बर्न के अंतर्गत दोनों शब्द आ जाते हैं। ये अम्ल पित्त में दोनों लक्षण रहते हैं, कंठदाह भी रहता है उरोदाह भी रहता है। विदग्ध अजीर्ण में भी कंठदाह उरोदाह रहता है पर पच्यमान काल में रहता है, ये उसका वैशिष्ट्य है। आमाजीर्ण में उरोदाह कंठदाह नहीं रहता है, विष्टब्दाजीर्ण में भी नहीं रहता है। पित्तज ग्रहणी में यस कंठदाह उरोदाह दोनों लक्षण रहते हैं, जीर्ण प्रवाहिका में दोनों लक्षण नहीं रहते हैं, परिणाम शूल में रहते हैं पर पच्यमान अवस्था में रहते हैं। और अन्न द्रव शूल में भी उरोदाह कंठदाह ये दोनों लक्षण रहते हैं। अभी तीसरा लक्षण रहता है उदरदाह। अम्ल पित्त में विशेषकर जब वो खाली पेट रहता है ना तो पेट में जलन शुरू हो जाती है, वो थोड़ा बहुत खा लेता है तो उसको ठीक लगने लगता है। तो जब ये खाली रहता है, खाली पेट रहता है, अभुक्त रहता है, उस कंडीशन में उस रुग्ण को उदरदाह रहता है। विदग्ध अजीर्ण में ऐसा आवश्यक नहीं कि उसको उदरदाह होगा। अगर उदरदाह की कंडीशन रही ना तो पच्यमान काल में रहेगी, खाली पेट में तो उदरदाह बिल्कुल नहीं रहता है। आमाजीर्ण में उदरदाह नहीं रहता, विष्टब्दाजीर्ण में भी उदरदाह नहीं रहता है, ग्रहणी में उदरदाह नहीं मिलेगा, लेकिन पेट फूला रहता है, पेट भारी रहता है, ये लक्षण ग्रहणी में आपको मिलेगा। जीर्ण प्रवाहिका में उदरदाह रुग्ण बताता है, ये वैशिष्ट्य है कि जीर्ण प्रवाहिका में उरोदाह कंठदाह नहीं बताएगा, लेकिन उदरदाह लक्षण रुग्ण विशेषकर बताता है पूछने पर। परिणाम शूल तो निश्चित उदरदाह बताएगा ही। परिणाम शूल और विदग्धाजीर्ण को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उदरदाह विदग्धाजीर्ण में शायद हाँ ना बोलेगा, लेकिन परिणाम शूल में रुग्ण हाँ बोलता है कि उसको उदरदाह लक्षण रहता है। अन्न द्रव शूल में भी उदरदाह ये लक्षण रहता ही है। उसके बाद आता है हुर्लास लक्षण। जी मिचलाता है क्या, मराठी में मड़मड़ वाटते क्या, जी मचलाता है क्या, हुर्लास लक्षण उत्क्लेश लक्षण है। तो अम्ल पित्त में उत्क्लेश रहता ही है, ये जो खाली पेट वाली कंडीशन है अभुक्त कंडीशन, उसमें उत्क्लेश रहता है। विदग्धाजीर्ण में पच्यमान काल में उत्क्लेश रहता ही है, हुर्लास रहता ही है। आमोदगार में भी उत्क्लेश रहता है खाना खाने के तुरंत बाद। शुष्कोद्गार में विष्टब्दाजीर्ण में उत्क्लेश नहीं रहता है। पित्तज ग्रहणी में बराबर उत्क्लेश बना हुआ रहता है। जीर्ण प्रवाहिका में उत्क्लेश नहीं रहता है। परिणाम शूल में उत्क्लेश रहता है पच्यमान काल में। और भोजन ये इसमें अन्न द्रव शूल में भी उत्क्लेश ये लक्षण रहता है। ये 6 लक्षण बताए मैंने। इसके आगे कुछ लक्षण और है जिससे हम इन व्याधियों को डिफरेंशिएट करने में और हमको मदद मिलती है। लक्षण है, अगला लक्षण है अम्लक सर्दी। प्रातः अम्लक सर्दी ये अम्ल पित्त व्याधि का वैशिष्ट्य है। सुबह उठे बराबर ब्रश करते करते वो उल्टी कर देता है और खट्टा पानी गिरता है। अगर मैं जब तक खट्टा पानी गिराऊं नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये वैशिष्ट्य है अम्ल पित्त के लोगों का। जिस रुग्ण को अम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी है, प्रातः अम्ल सर्दी उसको होना ही चाहिए। हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, डिपेंड करता है उसका स्वरूप कितने प्रमाण में उसको अम्ल पित्त का है। हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार वाले भी मिलते हैं। 15 दिन में 1 बार करता हूँ या मैं अंगुली डालता हूँ और खट्टा पानी निकाल देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो हर सतत हुर्लास बना रहता है, जी मिचलाते रहता है जब तक मैं पानी नहीं गिराऊंगा। ये पेशेंट के शब्द रहते हैं। विदग्ध अजीर्ण में अम्लक सर्दी एक आध बार जो पच्यमान कंडीशन है, खाना खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद जो रहता है उरोदाह कंठदाह, उसमें वो अम्लक सर्दी नहीं, अपाचित अन्न सहित वो उल्टी कर देता है तो उसको रहता है कि वो खट्टा खट्टा गिरा तो उसको वो अम्लक सर्दी के अंतर्गत मैंने लिया हूँ। आमाजीर्ण में कभी नहीं होती अम्लक सर्दी, विष्टब्दाजीर्ण में भी नहीं होती है, पित्तज ग्रहणी में भी नहीं होती है, जीर्ण प्रवाहिका में भी नहीं रहती। परिणाम शूल निश्चित, उसको पेट में दर्द होता है, उधर शूल शुरू हो जाता है पच्यमान काल में, और वो कई बार तो अंगुली डाल के निकाल के फेंक देता है तो उसका शूल लक्षण कम होता है। इसलिए उसको मैंने अम्लक सर्दी लिया हूँ, क्योंकि रुग्ण क्या बताता है जब वो खट्टा खट्टा अन्न निकल जाता ना तो मुझे अच्छा लगता है। ये पेशेंट के शब्द रहते, इसलिए मैंने उसमें अम्लक सर्दी यस लिखा हूँ। और अन्न द्रव शूल के श्लोक में दिया हो वांत मात्रेचा जरत पित्तम शब्द आया है,
कि जब तक वो पित्त को उल्टी के द्वारा फेंकता नहीं है तो उसका उदर शूल कम नहीं होता है। यह अन्नद्रव्य शूल का विशेष लक्षण है, इसलिए भी मैंने उसको अम्ल सर्दी यहाँ यस लिखा हूं। उसके बाद उदर आगमन या उदर गौरव, ये शब्द प्रयोग आया है। तो अम्ल पित्त में उदर आगमन नहीं रहता है, उदर गौरव भी नहीं रहता है। विदग्ध आजीर्ण में आधमान रहता है, पच्यमान काल में पेट फूलता है, डकारे आती है, ये उसका विशेष लक्षण है। उदरदाह होती है, ये उसका लक्षण है विदग्ध आजीर्ण का। आमाजीर्ण में उदर गौरव रहता है, खाना खाने के बाद मेरा पेट भारी होता है और जैसा खाना खाया वैसी ही डकारे आती है, उसमें आमाजीर्ण में उदर गौरव रहता है। और ये विषुब्ध आजीर्ण में यश आधमान रहता है, उसके लक्षणों में ही बताया है, वायु ऊर्ध्वगामी हो जाता है विबंध की वजह से और पेट फूलता है, हृदय पार्श्व में पीड़ा होती है, ये उसका विशेष लक्षण है, उसमें उदर आधमान होता है। पित्तज ग्रहणी में भी उदर आगमन उदर गौरव भी बताएगा, उदर आगमन भी बताता है, दोनों लक्षण बताता है। और जीर्ण प्रवाहिका में उदर गौरव लक्षण को हाईलाइट करता है, परिणाम शूल में उदर आगमन को हाईलाइट करता है और अन्नद्रव्य शूल भी उदर आगमन को हाईलाइट करता है। अभी इसके आगे लक्षण दो व्याधियों को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है उदर शूल, कि हम उदर शूल के आधार पर दो व्याधियों को माइनस कर डालते हैं कि पेट में दर्द नहीं है, भले ही अम्लोदगार है, तो उसको अगर शूल लक्षण है तो दो ही व्याधि है जिसमें उदर शूल होता है, एक है परिणाम शूल जो पच्यमान काल में होता है, और अन्न द्रव्य शूल में सतत भोजनों कुछ भी खा लिया तो उसको उदर शूल चालू हो जाता है। बाकी अम्ल पित्त विदग्ध आजीर्ण आमाजीर्ण इनमें शूल नहीं रहता। ये विदग्ध आजीर्ण और परिणाम शूल को हम ये उदर शूल लक्षण से डिफरेंशिएट करते कि नहीं इसको परिणाम शूल है या विदग्ध आजीर्ण है, क्योंकि दोनों में अम्लोदगार का काल एक ही पच्यमान काल रहता है, ये दो काल दोनों में एक ही समय में होता है, शूल लक्षण से दोनों डिफरेंशिएट हो जाते हैं कि इसको परिणाम शूल है, इसको परिणाम शूल नहीं है। उसके बाद का लक्षण है पुरुष स्वरूप, कि उनको पुरुष स्वरूप कैसा होता है, उसका पुरुष का कैसा रहता है। तो अम्ल पित्त वाले का पुरुष पिछिल स्वरूप का रहता है, साम और दुर्गंधित रहता है। पेशेंट से हम पूछते हैं पुरुष को स्मेल आता है क्या मॉर्निंग में, कैसा रहता है, तो वो बताता है चिकट स्वरूप का रहता है, पिछिल स्वरूप का रहता है, पिछिल शब्द हमारा है वो उसकी भाषा में बताता है। विदग्ध आजीर्ण में भी विदग्ध आजीर्ण में भी पिछिल स्वरूप का पुरुष रहता है और साम और दुर्गंधित रहता है। आमाजीर्ण में ऐसा नहीं रहता, उसके पुरुष का स्वरूप सम्यक रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसको दुर्गंध भी नहीं रहती, भले वो देर से उसके आहार का पाचन होता है लेकिन दुर्गंधित मल नहीं होता है। विषुब्ध आजीर्ण का तो लक्षण ये कठिन ग्रथित पुरुष रहता है, हार्ड स्टूल होता है और मैंने नियमित मल प्रवृत्ति भी नहीं होती, एक दिन बाद भी होती है, ऐसा भी रुग्ण बताएगा। और ये लक्षण डिफरेंशिएट कर दिया, आपको ग्रहणी को तुरंत बाजू हो जाएंगे, ये जो 6-7 व्याधियों से तुरंत बाजू हो जाते हैं अगर रुग्ण ने हमें बता दिया मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, ये लक्षण उसके प्रत्यात्म लक्षण है। ये एक लक्षण के आधार पर हम उसको अम्ल पित्त से बाजू कर लेते हैं, विदग्ध आजीर्ण से बाजू कर लेते हैं, परिणाम शूल से बाजू कर लेते हैं, नहीं अरे ये तो ग्रहणी है, इसको बाकी व्याधि नहीं है। ये बाजू करने का अर्थ मेरा ये है कि हमारी चिकित्सा ये सभी में अलग है, मॉडर्न के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ग्रहणी बोलने के बाद हम तुरंत बदल जाते हैं, चिकित्सा में फर्क पड़ जाता है। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, कभी कभी कठिन ग्रथित मल प्रवृत्ति होती है, 2-2 दिन मल प्रवृत्ति नहीं होती है, और कभी शुरू हुई तो दिन में 4-4 बार द्रव मल प्रवृत्ति होती। ये लक्षण विशेषता ग्रहणी का रुग्ण बताता है। और ये लक्षण के आधार पर हम प्रवाहिका को अलग कर लेते हैं, सप्रवाहन पिछिल मल प्रवृत्ति, प्रवाह तो अल्पम बहुशो मलाक्कम, अर्थात अनेक प्रकार प्रवाहन होता है और जाने के बाद उसको अल्प मल प्रवृत्ति होती है, पिछिल स्वरूप की मल प्रवृत्ति होती है। बस ये लक्षण के आधार पर, ये लक्षण के आधार पर हम उससे अलग हो जाते हैं ये 7 व्याधियों से, क्योंकि ये तो प्रवाहिका का है, इसकी चिकित्सा फिर से बदल जाएगी, इसको अम्ल पित्त की चिकित्सा नहीं रहेगी। जो पेशेंट बोलता है कि मेरे को एसिडिटी हो गई, उसको एसिडिटी की चिकित्सा नहीं रहेगी,
इसको प्रवाहिका की चिकित्सा देना पड़ता है। ये एक विशेष प्रत्यात्म लक्षण के आधार पर हम प्रवाहिका को, जीर्ण प्रवाहिका को, कई बार ये IBS लेकर के आते हैं हमारे पास, ये 7 व्याधियों से अलग कर देते हैं। उसके बाद ये परिणाम शूल, इसमें पिच्छिल मल प्रवृत्ति रहती है। ये तो शूल आधार पर ही डिफरेंशिएट हो जाता है, इसमें पिच्छिल मल प्रवृत्ति होती है। लेकिन अन्नद्रव्य शूल में कठिन ग्रथित मल प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये वांत मात्रेता जरद पित्तम, खाना खाए बराबर, कुछ खाए बराबर उसको शूल होने लगता है, अम्लोदगार आने लगते हैं और वो फेंक देता है, वो सर्दी कर देता है, इसलिए इंटेक कम रहता है, उस रुग्ण को कठिन ग्रथित मल प्रवृत्ति होती है। उसके बाद ये तो पुरुष का स्वरूप है, और दूसरा विबंध उसमें रहता है, क्या मल प्रवृत्ति नियमित होती है कि नहीं होती है। तो अम्ल पित्त में नियमित होगी, पर एक आध बार विबंध मिलेगा। विदग्धाजीर्ण में विबंध नहीं मिलता है। विबंध से मेरा मतलब मलावष्टम्भ है। इसमें भी अमाजीर्ण में नियमित मल प्रवृत्ति हो जाता है। विष्टब्धाजीर्ण में यस, मैं ये इसी विष्टब्धाजीर्ण के लिए विबंध शब्द का यहाँ उल्लेख किया हूँ कि कठिन ग्रथित भी होती है और विबंध भी रहता है उसमें। ये फिर उससे अलग हो जाएगा, इन व्याधियों से सेपरेट हो जाएगा। ये ग्रहणी का वैशिष्ट्य तो बताया, मुहुर्बतम मुहुर्द्रवम रहता है, इसलिए विबंध शब्द यहाँ मैंने डैश कर दिया हूँ। सप्रवाहन मल प्रवृत्ति, पिच्छिल मल प्रवृत्ति रहती प्रवाहिका में, इसमें भी विबंध नहीं रहता है। यस, परिणाम शूल में विबंध रहता है, नियमित मल प्रवृत्ति नहीं होती है, पिच्छिल होती है। इसमें अन्नद्रव्य शूल में कठिन ग्रथित होती है, लेकिन उसमें विबंध रहता है, नियमित मल प्रवृत्ति नहीं होती है। अब ये इनका कालावधि, ड्यूरेशन कितने समय से है, ये भी डिफरेंशिएटिंग मुद्दा रहता है। अम्ल पित्त का रुग्ण यदि आया ना, तो लॉन्ग हिस्ट्री लाता है कि मुझे 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 2 साल हो गए, मैं मेरी एसिडिटी से परेशान हूँ, ये पेशेंट बताता है। लेकिन उसको विदग्धाजीर्ण से हमको डिफरेंशिएट करना है ना अम्लोदगार को, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है। 15-20 दिन हो गए ना, मैं खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद परेशान हो जाता हूँ, मुझे खट्टी डकारें आने लगती, पेट फूलने लगता है, ये बहुत शॉर्ट हिस्ट्री देती है। ये लॉन्ग हिस्ट्री रहती है, इसकी दीर्घ कालावधि रहती है, ये अल्प कालावधि में ही आपके पास आया हुआ रहता है। अमाजीर्ण भाई शॉर्ट हिस्ट्री रहती है, अल्प कालावधि वाला रुग्ण अपना हमारे पास आता है। विष्टब्धाजीर्ण लॉन्ग हिस्ट्री रहती है, ये कई प्रकार के चूर्ण और बाकी सब खाकर के आखिर में हमारे पास आते रहते हैं। ग्रहणी रुग्ण भी जीर्ण वाला रहता है, लॉन्ग हिस्ट्री रहती है, शॉर्ट हिस्ट्री नहीं रहती है। ये जीर्ण प्रवाहिका, प्रवाहिका 2 प्रकार से होती है, एक आशुकारी और जीर्ण प्रवाहिका। तो यहाँ उल्लेख जीर्ण प्रवाहिका है, तो इसकी भी लॉन्ग हिस्ट्री रहती है। परिणाम शूल भी लॉन्ग हिस्ट्री रहती है। विदग्धाजीर्ण परिणाम शूल में ये हिस्ट्री का भी महत्व है कि इसकी कालावधि कितनी है, इसका ड्यूरेशन कितना है, तो ये लॉन्ग हिस्ट्री वाला रहता है। अन्नद्रव्य शूल भी लॉन्ग हिस्ट्री वाला रहता है। यानी ये जो 12 लक्षण हैं, इन लक्षणों के आधार पर हम इन 7 व्याधियों को, 8 व्याधियों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओपीडी लेवल पर। शॉर्ट ड्यूरेशन, कल अल्प समय में 15-20 मिनट के अंदर ये 10-12 क्वेश्चन शांति से उसे पूछे, पेशेंट कोऑपरेटिव रहा, अच्छा रहा, वो भटक के हुए आया हुआ रहता है, तो हम तुरंत इजीली इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अम्लोदगार एक लक्षण, मुझे एसिडिटी हो गई, एक लक्षण को हम ये 8 व्याधियों में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमको डिवाइड करने का या निश्चित करने का उद्देश्य क्या, चिकित्सा ये मुख्य उद्देश्य है। तो हम हमारे ओपीडी में इन रुग्णों को किस प्रकार से चिकित्सा देते हैं, वो भी मैंने एक बताने की कोशिश की है नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले मैंने अम्ल पित्त व्याधि, अम्ल पित्त अर्थात ऊर्ध्वग अम्ल पित्त का ही उल्लेख चल रहा है, अम्लोदगार है, तो इसमें हम जो औषधि देते हैं, स्वर्ण सुशेखर 1 ग्राम, कामदुगा मौक्तिक्यूका 10 गोली, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, आमल की रसायन 50 ग्राम मिलाकर इसकी 42 पुड़ी बनाते हैं और सुबह शाम 1-1 पुड़ी दाढ़ीमा ओले के साथ देते हैं। ये अम्ल पित्त के रुग्ण में एक आध बार हमको मिलता है कि उसको विबंध है, कठिन ग्रथित मल प्रवृत्ति है, ऐसा वो अगर मिला तो हम अम्ल पित्त वाले रुग्ण में अमल की रसायन न मिलाते हुए उसको अविपत्तिकर चूर्ण मिलाते हैं और उसकी 42 पुड़ी बनाते हैं। ये 2 का फर्क हम करते हैं चिकित्सा देते समय। अम्ल पित्त वाले रुग्ण में हाइपर एसिडिटी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, उसमें ये फर्क हमको करना पड़ता है।
उसके बाद नेक्स्ट है विदग्ध अजीर्ण, अर्थात ये अग्निमांद्य है, अग्निमांद्य के बाद उत्पन्न अजीर्ण है। इसमें पेशेंट आता है अम्लोदगार लेकर के, पेशेंट हमको बताता है हाइपर, मेरे को एसिडिटी हो गई, और इस कंडीशन में यदि हम सूर्यशेखर वाली औषधियों का प्रयोग करें तो उसको उपशय नहीं मिलेगा। इस समय हमें अग्निवर्धन वाली औषध चिकित्सा प्रयोग करना चाहिए, ये विशेष है। यानी डिफरेंशिएट करने का उद्देश्य यही है, पेशेंट की भाषा में उसे एसिडिटी हो गई, लेकिन हमारे निदान में यदि वो विदग्ध अजीर्ण है तो चिकित्सा में फर्क आ जाता है। इसमें हम लोग जो देते हैं क्रव्याद रस 10 ग्राम, लहसुनादि वटी 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम और शिवक्षार पाचन चूर्ण 50 ग्राम मिला के उसकी 42 पुड़ी बनाते हैं, और खाना खाने के पहले, भोजन के पहले घी के साथ हम उसको सेवन कराते हैं। इसमें मैंने एक जगह प्रवाल पिष्टी का उल्लेख किया है। ये विदग्ध अजीर्ण के रुग्ण में यदि उदरदाह को बार बार हाईलाइट करता है, उस पर स्ट्रेस करता है, बार बार बोलता है उदरदाह भी है, तो फिर हम गिलोय सत्व न मिलाते हुए प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम मिलाते हैं, 42 पुड़ी बनाते हैं, भोजन पूर्वक घी के साथ देते हैं, बिल्कुल खाना खाने के 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। दूसरा, उसको भूनिम्बादी काढ़ा खाना खाने के बाद 4-4 चम्मच पानी के साथ मिला के पिलाते हैं। ये हाइपर एसिडिटी और ये है हाइपो एसिडिटी। एक जगह पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है, एक जगह अग्नि कम है, अग्नि बढ़ाने की चिकित्सा करना है। ये दो में का फर्क आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है। उसके बाद सेम कंडीशन है आमा अजीर्ण, यहाँ भी अग्निमांद्य है, इसको भी मैंने हाइपो एसिडिटी से कोरिलेट किया है। यहाँ मैंने कहीं भी आपको दिखेगा, मैंने इसको बताने का उद्देश्य है कि यहाँ मैंने गिलोय सत्व का ही प्रयोग किया है, यहाँ प्रवाल पिष्टी नहीं देते। ये आमा अजीर्ण सेम क्रव्याद रस, लहसुनादि वटी, गिलोय सत्व, शिवक्षार पाचन चूर्ण 42 पुड़ी भोजन के पूर्व घी के साथ सेवन कराते हैं। लेकिन यहाँ आमा अजीर्ण में भूनिम्बादी काढ़ा नहीं देते, हम यहाँ कुमारी आसव नंबर 1 और पंचकोलासव भोजन के बाद 4-4 चम्मच पानी के साथ मिला के देते हैं। यानी चिकित्सा में हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, एक एक चीज से फर्क पड़ जाता है। उसके बाद आता है विष्टब्ध अजीर्ण, ये भी अजीर्ण है, अजीर्ण का एक प्रकार है, लेकिन चिकित्सा में किस तरह से फर्क आएगा। पेशेंट हमारे पास आएगा, एसिडिटी हो गई, या बाजार में कई बार मार्केट में ना गैस की तकलीफ है, गैस का प्रॉब्लम है, ये जो आता है, जितनी एडवर्टाइज होती है वो सब विष्टब्ध अजीर्ण की होती है। ये जो बाजार में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो विष्टब्ध अजीर्ण के मिलते हैं, गैस के नाम से बिके जाते हैं। और उसमें देखो हमने अग्निवर्धन करने की चिकित्सा नहीं की है, क्योंकि पुरुष का कार्य क्या है, संदूषण, वायु अग्नि संधार का धारण करना। अर्थात यहाँ जब तक हम अनुलोमन नहीं करेंगे तब तक अग्नि का संदूषण नहीं होगा। इसलिए अग्नि संदूषण वाली चिकित्सा न देते हुए हम यहाँ देते हैं आरोग्यवर्धनी 60 गोली, अर्शकुठार 10 ग्राम, कपर्दिक भस्म 10 ग्राम और त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम, इसकी 42 पुड़ी बना के सुबह शाम उष्ण जल के साथ पीने को देते हैं। इसमें यदि उसमें उदराधमन लक्षण ज्यादा रहा, उस कंडीशन में अर्शकुठार न देते हुए हम लहसुनादि वटी 10 ग्राम का प्रयोग करते हैं, और भोजन उपरांत उसको कुमारी आसव नंबर 1 और अभय अरिष्ट 4-4 चम्मच उष्ण जल के साथ मिला के दिए तो निश्चित उसमें उपशय मिलेगा। रुग्ण की भाषा की जो एसिडिटी है वो इस दवाई से कम होती है, अम्ल पित्त वाली एसिडिटी सूक्ष्मकर वाली दवाओं से कम होती है। ये हमारी वैशिष्ट आयुर्वेद में बताया गया है। उसके बाद ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, देखो कितना फर्क है आयुर्वेद में। रुग्ण की भाषा में उसको एसिडिटी हो गई है, वो एसिड पेप्टिक डिसीज लेके आया है, या कई बार उसको ये आईबीएस भी लेकर के डायग्नोसिस करके आते हैं। बट यहाँ हमारी परपटी कल्पना जो है बहुत फायदा करती है। यहाँ पित्तज ग्रहणी है इसलिए पंचामृत परपटी 10 ग्राम, लहसुनादि वटी 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, शिवक्षार पाचन चूर्ण 50 ग्राम मिला करके उसकी 42 पुड़ी बनाना है, और भोजन के पूर्व घी के साथ देंगे। जब मैंने शिवक्षार चूर्ण पाचन चूर्ण मिलाया तो मैं भोजन पूर्व घी के साथ देता हूँ। बट ये ग्रहणी में एक वैशिष्ट कई बार होता है कि उसको विबंध वाला मुद्दा कम रहता है और द्रवमल प्रवृत्ति ज्यादा प्रमाण में होती है। बार बार रोज द्रवमल प्रवृत्ति होती है, पर कोई कोई दिन द्रवमल प्रवृत्ति नहीं
शिवक्षार पाचन चूर्ण न मिलाते हुए बिल्वादी चूर्ण मिलाते हैं 50 ग्राम और उसकी 42 पुड़ी बनाते हैं और उसका अनुपान हम तक्र देते हैं, तक्र के साथ सेवन करने लगाते हैं। यदि शिवक्षार पाचन चूर्ण मिलाया तो हम द्रुत अनुपान देते हैं। ये दो का फर्क हम करते ही है ग्रहणी के रुग्णों में। और भोजनोपरांत उसमें हम जीर्घादिरिष्ट तो देते ही है, पर तक्रारिष्ट देना है या कुटजारिष्ट ये डिसाइड करेंगे। बिल्वादी चूर्ण यदि हम देते हैं तो कुटजारिष्ट मिला देते हैं जीर्घादिरिष्ट के साथ। यदि शिवक्षार पाचन चूर्ण दिया है, बिल्वादी चूर्ण की आवश्यकता नहीं है, तो जीर्घादि अरिष्ट के साथ हम तक्रारिष्ट सेवन कराते हैं। ये देखिए हमारा वैशिष्ट आयुर्वेद का है कि ग्रहण की पूर्णता चिकित्सा अलग है, उसके अम्लोद्गार इससे कम होंगे न कि सूर्यशेखर से। उसके बाद जीर्ण प्रवाहिका, ये क्रॉनिक अमीबियासिस या आईबीएस लेकर के आते हैं रुग्ण, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें भी ये मेरा मत ऐसा है कि जीर्ण प्रवाहिका अंत में ग्रहणी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी कंडीशनल है, उसको पित्तज पर पंचामृत परपटी देना या रस परपटी देना। दाह अगर अधिक है, पित्तानुबंधन तो ज्यादा बता रहा है तो पंचामृत परपटी देते हैं, नहीं तो रस परपटी 10 ग्राम, संजीवनी वटी 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम और बिल्वादी चूर्ण 50 ग्राम, इसका कॉम्बिनेशन 42 पुड़ी कोष्ण जल के साथ हम सेवन कराने के लिए देते हैं। और भोजनोपरांत जीर्घादि अरिष्ट कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच जल मिला, कोष्ण जल मिला के। और इसमें एक वैशिष्ट है, एक बिल्वा अवले है, बेल का मुरब्बा कई लोग घरों में भी बनाते हैं, इसका हम सेवन नियमित उसको कराते हैं कि हमें अगर डायग्नोसिस पक्का है कि उसको प्रवाहिका है, जीर्ण प्रवाहिका है, आईबीएस पक्का है, तो उसको बिल्वा वाले निश्चित रोज, ज्यादा नहीं, केवल 1 चम्मच भी रोज सुबह उसको सेवन करने को दिया जाए तो निश्चित उसको उपशय ज्यादा अच्छा मिलता है। इसके बाद एक व्याधि है परिणाम शूल, अर्थात इसमें स्वर्ण सूर्यशेखर 1 ग्राम, कामदुघा मौक्तिक्यूब का 1 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, आमल की रसायन 50 ग्राम, इसका 42 पुड़ी, दाड़िमा वाले अनुपान। और अगर बाजार में आपको मिल गया तो उदुम्बर अवलेह मिलता है। उसका वैशिष्ट है कि आभ्यंतर जो व्रण है उनको कम करने का काम, उन व्रणों को भरने का काम करता है उदुम्बर अवलेह। अगर उदुम्बर अवलेह नहीं मिलता है तो फिर नाइलाज है, तो फिर भैया ठीक है, बेल का मुरब्बा बिल्वा अवलेह आप दे सकते हैं। अगर उदुम्बर अवलेह मिला तो 2-2 नहीं, ये 1-1 चम्मच 2 बार देना चाहिए, यहाँ गलती से 2-2 लिखा है। 1 चम्मच सुबह में, 1 चम्मच शाम में उदुम्बर अवलेह ऐसे ही खाने को बोला जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर बिल्वा अवलेह का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह आगे मैंने अन्नद्रव्य शूल का भी बताया है कि इसमें भी वही चिकित्सा रहती है। स्वर्ण सूर्यशेखर 1 ग्राम, कामदुघा मौक्तिक्युक्त 10 गोली, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, आमल की रसायन ये 50 ग्राम 42 पुड़ी। इसमें ना कई बार अन्नद्रव्य शूल वालों में विबंध रहता है, तो उस कंडीशन में आमल की रसायन के बदले में हम अविपत्तिकर चूर्ण 50 ग्राम मिलाते हैं और उसकी 42 पुड़ी सुबह शाम 2 बार कोष्ण जल के साथ देते हैं। या आमल की रसायन मिलाए तो दाड़िमा वाले देंगे, अविपत्तिकर चूर्ण मिलाए तो भी हम दाड़िमा वाले के साथ देते हैं 2-2 चम्मच। और इसमें हमने उदुम्बर अवलेह देते हैं 1 चम्मच रोज सुबह। इसमें आपको उसका पर्यायी बिल्वा अवलेह नहीं चलता है, उसका उपशय नहीं मिलता है, इसमें उदुम्बर अवलेह ही देना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिएगा, उसके बदले में बिल्वा अवलेह उपयोग नहीं करता है। ये इस तरह की चिकित्सा हम रेगुलरली हमारे ओपीडी में आए वाले रुग्णों को देते हैं। यही वैशिष्ट्य हमारे आयुर्वेद में बताया हुआ है। ये यहाँ तक जो हम हमारी ओपीडी में अम्लोद्गार लक्षण लेकर आते हैं या एसिड पेप्टिक डिसीज लेकर आते हैं, उसका हम इस तरह से व्यवच्छेदन करते हैं, निश्चित ही करते हैं और यही चिकित्सा देते हैं। ये आप लोगों ने मुझे शांति से सुना और आयोजकों ने, रोग निदान अकेडमी वालों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। और इसके आगे इसमें किसी को कोई क्वेरीज हो, शंका हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर का लेक्चर हमेशा की तरह बहुत ही ज्ञानपूर्ण होता है, उसमें इतना डिफरेंशियल डायग्नोसिस
जो सर का लेक्चर इससे पहले भी सिंगल लेक्चर सीरीज में हुआ था, उसमें भी सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया गया था। आज भी एक अम्लोदगार लक्षण को लेके सर ने इतना वास्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया, उसकी चिकित्सा बताई। मैं अभी सभी जो भी उपस्थित मेंबर्स है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई इनपुट्स देने हैं या फिर कोई प्रश्न पूछना है तो वो अपने इनपुट्स दे सकते हैं। उसके बाद हम अपने सेशन चेयरपर्सन प्रोफेसर उपाध्याय सर से ज्ञान लेंगे। एसीकर सर, बैडगी सर, अतुल सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत जो बुक में भी नहीं मिलता है, आपने हर लक्षण को लेके और 8 डिजीज को आपने डिफरेंशिएट किया, जो बहुत ही माने काबिले तारीफ है। मुझे खाली थोड़ा सा ये पूछना था कि कुछ अरिष्ट में आपने नंबर 1 लिखा था, ये क्यों? कुमारी आसव नंबर 1 ना, या कुमारी आसव नंबर 1 लिखा है। जो कुमारी आसव 3 आते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो 2 नंबर तो बाजार में नहीं दिखता है, लेकिन जो कुमारी आसव नंबर 3 है वो बच्चों के लिए रहता है, स्पेशली पीडियाट्रिक ग्रुप वालों को हम उसका उपयोग करते हैं। इसलिए कुमारी आसव नंबर 1 जो एडल्ट्स के लिए बना हुआ है उसको मैंने लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, ये डिफरेंशिएशन है। अच्छा यहाँ तो कुमार से वैसे नाम में मिलता है, नंबर 1 ऐसे मार्केट में पता है। अच्छा, हाँ, तो जो कुमारी आसव लिख के दिया तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। अच्छा, बट 3 लिखा तो वो कंपलसरी उसको 3 देना है, क्योंकि बच्चों के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक। थैंक यू। थैंक्स। किसी और को और कोई क्वेरी पूछनी है या फिर कोई इनपुट्स देने हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि पित्त का द्रव गुण बढ़े बट अम्ल गुण ना बढ़े? पित्त का द्रव गुण बढ़े और अम्ल गुण, द्रव गुण भी क्यों बढ़े हैं? द्रव गुण बढ़ गया तो पित्त प्रमाणता बढ़ेगा ना, उसका जो जितना मात्रा चाहिए उतना ही रहना चाहिए। अगर पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है यानी सिक्रीशंस ज्यादा हुए, उसकी प्रमाणता वृद्धि होगी। प्रमाणता वृद्धि होगी तो शरीर उसको रखेगा नहीं, फिर वो ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से शरीर के बाहर फेंका जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। अभी मैं आज के सेशन चेयरपर्सन रिस्पेक्टेड प्रोफेसर जीपी उपाध्याय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन को वो मार्गदर्शन करे और कंक्लूजन के लिए मैं बताए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करना होगा सर, अनम्यूट कर दीजिए सर आपको। अभी आई? हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज। फिर से म्यूट हो गया सर आपका। हेलो। अब आ रही सर आवाज। हाँ जी, मैं सबसे पहले डॉक्टर कोडवानी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत एक छोटा सा सिम्टम है अम्लोदगार,
उसको लेकर उन्होंने 8 व्याधियों का बड़े सुंदर ढंग से डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया। अम्लपित्त या अम्लोदगार या हाइपर एसिडिटी आज की एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि वर्तमान में एनाल्जेसिक के बाद सबसे ज्यादा मॉडर्न की कोई दवाई बिक रही है तो वो H2 ब्लॉकर है। लेकिन वो H2 ब्लॉकर जो आज चौथी पीढ़ी में वो पहुंच गए हैं, वो और विदग्धा दीदी को बढ़ाते हैं, आमाजीर्ण को बढ़ाते हैं, और इस तरह वो टोटली फेल्योर है। यदि इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो तो निश्चय मिल सकता है। अलग अलग तरह की दवाइयां हैं। वस्तुतः ये हमारी व्याधियां, इनमें दोषों का भी, मैं कोडवानी सर से कहूंगा अगली बार वो एक पॉइंट ये जोड़ लेंगे कि दोषों की वृद्धि तरतम भेद से और दोषों का क्षय भी इन व्याधियों में मिलता है। कहीं पित्त की प्रेडोमिनेंसी है, कहीं कफ की प्रेडोमिनेंसी है, कहीं आम है, और कहीं कहीं वात की प्रेडोमिनेंसी। तो इनके आधार पर हमें निदान करने में और चिकित्सा क्रम निर्धारण करने में सुविधा होगी। एक अच्छे लेक्चर के लिए मैं रोग निदान अकेडमी को बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं अतुल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ इनपुट्स अपने भी ऐड करें। नहीं, अतुल सर शायद लेफ्ट हो गए हैं। कंक्लूड कीजिए आप प्रशांत जी, अगर कोई नहीं होगा तो। मैं सबसे पहले प्रोफेसर जीपी उपाध्याय सर का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा कि उन्होंने मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे तुरंत हाँ कह दी और आज के सेशन के लिए मुझे इंटरव्यू कैंसिल करने पड़े कॉलेज के। सॉरी सर उसके लिए। और आज के सेशन के जो सिंगल लेक्चर सीरीज के हमारे व्याख्याता गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर कोडवानी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट पे ही तुरंत हाँ कहा। वो हमारे सिंगल लेक्चर सीरीज के पहले रिपीट गेस्ट स्पीकर है। तो क्योंकि उनका लेक्चर हमेशा इतना ज्ञानपूर्ण होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बार बार उनके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लेक्चर है वो सुना जाए। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और उपाध्याय सर के परमिशन से मैं आज के सेशन को ओके, धन्यवाद। ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर।